वो अपनी अपनी हदूद में रहते एक दूसरे से मुखातिब होते थे। दोनों के दरमियान भी तकल्लुफ़ की दीवार गिर चुकी थी। तमाम कामों के लिए मुलाजमा का इंतज़ाम भी हो चुका था। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। वो कई दफ़ा सिद्रा के घर जा चुकी थी। अबीहा से भी इसकी बात होती रहती थी। गहरी रात का वक्त था। मरजान अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन वो बाहर गार्डन में वॉक करने के साथ मोबाइल यूज़ कर रही थी। वॉक से फारिग होने के बाद वो अंदर जाने लगी जब इसे अजीब सी आवाज़ आई थी, जैसे कोई दीवार टाँपने की कोशिश कर रहा था। खौफ के मारे इसकी टांगों से जान निकल गई। आवाज़ हलक में फंस गई। वो फौरन इसे अंदर हुई और पोर्च के आगे दरवाज़ा लॉक किया। अब इसका रुख मरजान के कमरे की जानिब था। वो अंदर गई। अंदर खौफनाक माहौल था। मिरहार ने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। इसने आंखें मली। क्या हुआ है? वो अभी नींद में ही था। कोई घर में घुस गया है। ये कहने की देर थी कि इसकी आंखों से जैसे नींद गायब हो गई। वो फौरन खड़ा हो गया। आर यू श्योर? इससे पहले वो कुछ बोलती गार्डन से कूदने की आवाज़ आई थी। आवाज़ से साफ मालूम हो रहा था कि एक से ज़्यादा लोग हैं। इसने जल्दी से साइड दराज से गन निकाल ली। अपना फ़ोन मिरहा को थमाया। इतनी देर में घर का लाइट कनेक्शन बंद हो चुका था, लेकिन इन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन नहीं की। मेरे साथ आए। इसने इसका हाथ सख्ती से थामा और कमरे से बाहर निकल गया। लाउंज की दूसरी जानिब छत की सीढ़ियाँ थीं। यहाँ से हिलना नहीं, इसने तनबीह की, लेकिन वो इसका हाथ सख्ती से थाम गई। यही रुके ना? इसने झुंझलाकर हाथ छुड़वाया और लॉन्च के दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन एकदम इसके कदम रुके। वो लोग अब इस दरवाजे के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो फौरन पलटा, इसका हाथ थामा और इसे बगैर आवाज़ पैदा किए सीढ़ियाँ चढ़ने की हदायत करता ऊपर ले गया। एक जानिब छत का दरवाज़ा था, दूसरी जानिब स्टोर रूम था। इसका दरवाज़ा इस तर्ज का बना हुआ था कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि यहाँ स्टोर भी है। इसने अंदर जाकर फौरन लॉक कर लिया। इसके घर के लॉक जदीद तर्ज के थे, कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता था। लेकिन लाउंज का दरवाज़ा शीशे का था, जबकि कमरों में भी खिड़कियों पर शीशा लगा हुआ था, जिसे तोड़कर अंदर दाखिल होना आसान था। इस वक्त इसे स्टोर से ज़्यादा सेफ जगह कोई न लगी। इससे स्टोर में पड़ा कुछ भारी सामान दरवाजे के आगे लगा दिया। स्टोर में वाहिद रोशनी खिड़की से आ रही थी, जो साइज में कदरे छोटी थी, और स्टोर की इसकी जानिब फिरनी थी, जहां घर के बाहर से अंदर आने का कोई सहारा मौजूद न था। इसने फौरन फ़ोन पकड़कर पुलिस को कॉल की और इन्हें सिचुएशन का बताया। नीचे से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। मेरा काम गई। इसके आंसू कब के रवा हो चुके थे। अगली कॉल इसने दानियाल को मिलाई थी। इसे चंद हदायत देकर कॉल बंद की तो इसका ध्यान मिरहा की दबी दबी सिसकियों पर गया। वो इसकी जानिब बढ़ा, जो दीवार से टेक लगाए खड़ी रोने में मसरूफ थी। इसका जिस्म हौले हौले लरस रहा था। इधर देखें। इसने करीब जाकर इसे पुकारा, लेकिन जवाब नदारद। मिरहा अब की बार सख्ती से बोला और दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम लिया। रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, अब पुलिस आ जाएगी। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। इसने अंगूठे की मदद से इसके आंसू साफ किए। इसके चेहरे पर चांदी की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही थी। चांद की रोशनी में आंसुओं से भरी सुरमई आंखें इसका दिल ले डूबी। जब इसका दिल डूब कर उभरा तो इसके जज्बात भी बदल गए। न जाने क्यों इसका दिल किया कि वो इस लड़की के तमाम दुख दर्द समेट ले। मरजान ने मिरहा की आंखों से नजरें चुराई। मेरा इधर देखो, मैं इधर हूँ। इसका जुमला मुकम्मल होने के साथ ही भारी कदम सीढ़ियाँ चढ़ते महसूस हुए थे। वो बेसाख्ता रोए इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। तो वहीं थम गया। मिरहा बाहर मौजूद वजूद से डर रही थी और मरजान अपने अंदर मिरहा के नज़दीक आने से कुछ हलचल महसूस कर रहा था। फिर इसका गन वाला हाथ उठा और इसकी कमर के गिर्द लिपट गया। दूसरा हाथ इसकी सर पर आया और बाल सहलाने लगा। वह इसे अपने नरम, मजबूत और महफूज हिसार में रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। न जाने कितने पल इसी पोजीशन में गुजर गए जब इनको पुलिस के सायरन की आवाज़ आई थी और चंद लम्हों के बाद कुछ गोलियां चलने की। वो काम कर मजीद इसमें समा गई। मजीद 2-4 मिनट बाद लाइट ऑन हो गई। मरजान का फ़ोन रिंग होने लगा। आवाज़ और रोशनी पर मेरा जैसे होश में आई, फौरन पीछे हटी, लेकिन मरजान ने एक तरफ से इसके अपने साथ लगा रखा था। इसका चेहरा गुलाबी पड़ने लगा। अब न जाने की शर्मिंदगी की वजह से था या इसकी गुर्बत की वजह से। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है, मैं इधर ही हूँ, अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? इसने कहकर इसके बाल इसके चेहरे से हटाए और इसके चेहरे से नजरें चुराता दरवाज़ा खोलने लगा। इसके बाद वो मीरा को अपने हिसार में लिए नीचे आया था। पुलिस इन चारों को हथकड़ियाँ लगाए खड़ी थी। इनके नीचे आते ही इन्हें बाहर ले जाकर डाले में बिठाया गया। दानियाल भी इधर ही मौजूद था। आपको FIR कटवाने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा तो इसने सर हिला दिया।
دانیال کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فی الحال سب سے ضروری کال میرا کوئی سیف جگہ پر پہنچانا تھا۔ مرجان اسے سدرا کے گھر لے گیا۔ راستے میں کال پر اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کو وہاں چھوڑ کر وہ اسٹیشن چلا گیا۔ وہ ایک دن بعد اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ لاؤنج کے ڈبل دروازوں کے ساتھ گیٹ پر گارڈ کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ صرف گیٹ کے بجائے مختلف جگہوں پہ بھی کیمرے لگوا دیے گئے تھے۔ وہ لڑکے چوری کی غرض سے آئے تھے، کوئی بھی 20 سال سے اوپر نہ تھا۔ اس نے ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مرجان نے اس سے پوچھا۔ ان کو اب بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں بس پینک ہو گئی تھی، اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ وہ ابھی تک اپنی حرکت پر شرمندہ تھی۔ وہ اپنی شرمندگی میں یہ بھی نوٹ نہ کر پائی کہ وہ اسے آپ کی جگہ تم پکار رہا ہے۔ تم ہر سچویشن میں پینک ہو کر خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، اب کی بار سپارٹ انداز میں جواب آیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تمہاری لائف میں سب سے امپورٹنٹ پرسن کون ہے؟ وہ ٹاپک بدلتا ہوا بولا۔ وہ اسے بس کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ شاید کوئی بھی نہیں، یہ شاید میری بہن، میری ان کے ساتھ کچھ خاص اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ بس کبھی کبھی اپنا فرض نبھا دیتی ہیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ ماں یا باپ نہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اسے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ امی آتی ہیں، بس کئی دفعہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ کی؟ اس نے بات پلٹ دی۔ شاید وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن، پھر پاپا۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی لگائے بغیر جواب دیا۔ میں 20 سال کا تھا جب پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرا ہمیشہ سے زیادہ وقت میری بہن کے ساتھ گزرا، اور وہی میرے لیے میری ماں ہے۔ اور آپ کی ماما؟ اس نے دیکھا تھا مرجان کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزر گئے۔ وہ ان کو کوئی نام نہیں دے پائی۔ اب اس بار میں پھر کبھی بات نہیں کریں گے، وہ کہتا اٹھ گیا۔ آپ نے کہا تھا ہم دوست ہیں، وہ بے ساختہ بولی تو اس کے قدم رکے۔ یہ بات میں نے صرف میرے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بھی کی تھی۔ وہ بنا مڑے جتاتا ہوا چلا گیا۔ دوپہر کو اس کو مرجان کا میسج ملا تھا جس میں اس نے کہا تھا کسی پارٹی میں جانا ہے۔ اسے نہیں معلوم کیسی پارٹی میں جانا تھا، لیکن جانا لازمی تھا کیونکہ اس کی مسز کو خاص طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بیڈ پر 2-3 بیگ پڑے تھے جس پر کپڑے اور جوتے تھے جو مرجان نے بھجوائے تھے۔ تھیم کے حساب سے وہی پہننا تھا۔ اس نے اپنے میک اپ کیا اور پھر کپڑے نکالے۔ وہ نہایت خوبصورت سلکی بلیک ساڑی تھی۔ اب وہ 20 منٹ سے ساڑی پہننے کی جدوجہد میں تھی۔ اس نے پہلے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ وہ صرف ایک سرا پکڑتی تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ میرا کتنی دیر ہے؟ یہ تیسری پکار تھی جو مرجان نے دروازے کے باہر سے دی تھی۔ وہ کب کا تیار ہو چکا تھا۔ بس 5 منٹ، اس نے کہا۔ ایسا بھی کیا کر وہ کھلے دروازے کو مزید کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کو دیکھ کر اسے سٹاپ لگا تھا۔ وہ ساڑی کا پلو کندھے پر ٹکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمو کی آئیز میک اپ، ریڈ لپسٹک، ناک میں گولڈن نوز پین پہنے، بالوں کو ایسے ہی چھوڑے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا سانس رک گیا۔ وہ پہلی بار اسے اتنی خوبصورت لگی تھی یا اب اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا؟ وہ جان نہیں سکا۔ وہ ایک ٹراس کی کیفیت میں چلتا اس کے قریب آیا۔ یہ ساڑی نہیں ٹک رہی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میرا اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتی تو اس کی آنکھوں میں پوشیدہ راز دیکھ لیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک واضح نظر آ رہی تھی۔ رکو، مرجان نے اسے روک کر اس کا پلو پکڑا۔ پن، اس کے پوچھنے پر مرہا نے اس کی جانب پن پڑھائی۔ اس کے قریب آنے پر جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ وہ بھی اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے گرے باندھ کے 2 بٹن کھول رکھے تھے جس میں سلور چین نظر آ رہی تھی۔ کلائی میں گھڑی، پیروں میں لوفرز پہنے، وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پہ گرے رہے تھے۔ مرہا کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر انہیں سمیٹ دے، لیکن مٹھی دبا گئی۔ اس کو بازو میں ڈالو۔ اس نے پن لگا کر باقی فال اس کے بازو میں ڈال دی جس کی پلیٹس بنا کر مرہا پن اپ کرنے چکی تھی۔ چلیں، اس نے 2 قدم دور ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ گاڑی نکالنے میں ہیلز پہن کر آتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ایک آخری نظر اس پہ ڈالے باہر نکل گیا۔ مرہا نے جان بوجھ کر اسے باہر بھیجا تھا۔ اسے چند لمحے چاہیے تھے کہ وہ خود کو کمپوز کر سکے۔ یہ ایک ایلیٹ کلاس پارٹی تھی۔ فارم ہاؤس پر تمام انتظام کیا گیا تھا۔ گانوں کے درمیان باتوں اور نسوانی کہکوں کی آواز زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ ہی تقریباً اپنی بیویوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے علاوہ کسی بھی عورت نے بلیک ساڑی نہیں پہنی تھی۔ البتہ ساڑی سب نے پہن رکھی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا یہاں تھیم فالو کرنا ہے۔ مرجان کا بازو تھامے وہ سب کے درمیان سے گزرتی آہستگی سے بولی۔ تھیم ساڑی کی ہے، لیکن یہ پارٹی خاص مسز مرجان کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو بلیک کلر تمہارے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب وہ اسے انٹروڈیوس کیوں کروا رہا ہے۔ ان کی شادی سے 2 مہینے کے لیے تھی۔ جتنے کم لوگ جانتے اتنا ہی بہتر تھا۔ وہ پوچھ بھی لیتی، لیکن اگر اس سے پہلے
کہ کسی کپل نے ان کو روک لیا. قدم قدم پر کوئی نہ کوئی مل جاتا اور مرجان اس سے ان کا تعارف کرواتا. یہاں صرف اس کے بزنس سرکل نہیں بلکہ اس کے کئی دوست بھی موجود تھے. اس کا سرکل واقعی بہت وسیع تھا. سب اسے بہت عزت سے مل رہے تھے جیسے مرجان سے مل رہے تھے. یہ عزت اسی کی وجہ سے تھی. اسے معلوم تھا یہ سب کچھ عارضی ہے لیکن نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا. آئے مرجان وہ کوئی لڑکی تھی جو بے تکلفی سے اس سے ہاتھ ملا رہی تھی. ریڈ کلر کی سلیولیس ساڑی جس کا بلاؤز بمشکل اس کی پیٹ ڈھانپ رہا تھا پہنی ہوئی تھی. ڈارک میک اپ موڑ کی وہ لڑکی اس سے پہلی ہی نظر میں بہت عجیب لگی. وہ ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا رخ موڑ گئی لیکن چونکی جب مرجان کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوا. میٹ مائی وائف میرا مرجان خان. اس لڑکی نے سر پیر اس کو سکین کیا تھا. وہ آکورڈ ہو گئی پھر مغرورانہ انداز میں اس کے آگے ہاتھ بڑھایا. اس نے مسکرا کر تھام لیا لیکن وہ لڑکی ساتھ ہی واپس کھینچ لی. مرحا کی مسکراہٹ سمٹی. فرحین مرجان کی دوست. اس نے اس لڑکی کو کہتے سنا لیکن اس بار مرحا نے مسکرانے کی ضروری نہیں سمجھا. چوائس تو اچھی ہے. فرحین کا انداز بہت چپتا ہوا تھا. آخر بیوی کس کی ہے؟ وہ کچھ شوق ہوا. مرحا کا دل دھڑکا جبکہ فرحین اندر تک جل گئی تھی. اس کی شادی کی خبر سن کر وہ تب سے انگاروں پہ لوٹ رہی تھی. تبھی اس نے اس کے ولیمے میں بھی شرکت نہیں کی. لڑکی کرتی کیا ہے آپ؟ کوالیفیکیشن کلاس وغیرہ؟ یہاں مرجان کچھ بے چین ہوا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا. اس نے مرجان سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا. اس نے مرحا سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا. میں نے لاسٹ ایئر BSc کیا ہے. میں گورنمنٹ لیول پر میرٹ پر پڑھی ہوں. کچھ عرصے سے جاب بھی کی ہے. اس کے علاوہ آئی ایم رائٹر. میری 3 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں. میری پینٹنگز کئی دفعہ ایگزیبیشن میں سب سے مہنگے داموں خریدی گئی ہیں اور انعام میں بھی جیتی ہیں. یہی میرا تعارف ہے. اگر آپ میرے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہیں تو یو کین گوگل می. اس نے گردن اکڑا کر ایک ادا سے اپنا تعارف کروایا تھا. فرحین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. اور مرجان تو ششت کھڑا تھا. وہ اسے کہیں بھی وہ میرا نہ لگی جو 2 دن پہلے خوف کے مارے بری طرح رو رہی تھی. وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی. وہ ایک کانفیڈنٹ عورت تھی لیکن اس کے انداز سے زیادہ اس کے تعارف نے اسے چٹکایا. اس نے بروقت مسکراہٹ قائم کی. اوہ واو مرجان تم نے تو بہت اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے. یہ دانیال تھا جو یقیناً اس کی بات سن چکا تھا. دانیال سے 2-4 بار اس کی سرسری ملاقات ہوئی تھی. مرجان نے فوراً خود کو کمپوز کیا جبکہ فرحین ابھی تک خاموش کھڑی تھی. ویسے بھابھی آئی ایم امپریسڈ. وہ تعریف کے بھی کیا بغیر نہ رہ سکا. اب وہ اور دانیال کھڑے باتیں کر رہے تھے. فرحین نامحسوس انداز میں وہاں سے ہٹ گئی. مرجان اسے ایک طرف چھوڑ کر کسی سے ملنے گیا تھا. کھانا کھایا جا چکا تھا لیکن پارٹی کے ختم ہونے کا کہیں نام و نشان نہ تھا. وہ گلاس ہاتھ میں تھامے سب کی نظریں دوڑا رہی تھی. وقتاً فوقتاً اس میں سے سب لیتی رہتی. مرحا کسی نے اسے پکارا تھا. وہ پلٹی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی. اسماعیل تم واپس کب آئے؟ بس 2 دن پہلے ہی. تم نے آنے کا بتایا بھی نہیں. اس نے شکوہ کیا. وہ خوش شکل نوجوان تھا. مرحا اور اس کی یونیورسٹی بہت اچھی دوستی تھی لیکن یہ دوستی ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے. وہ کئی جگہ اس کے کام آیا تھا مگر گریجویشن کے بعد وہ باہر چلا گیا تو رابطہ تھوڑا کم ہو گیا. وہ لوگ لگ بھگ سال بعد مل رہے تھے. اس کے یہاں ہونے پہ اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اس کا سرکل بہت وسیع تھا. پردیس کا رنگ چڑھ گیا ہے تم پر. وہ اس کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولی. پہلے بھی وہ گڈ لکنگ تھا لیکن اب تو جیسے پرسنالٹی بدل گئی تھی. تم بھی گروم ہو گئی ہو. اچھی لگ رہی ہو. میں کب اچھی نہیں لگتی؟ وہ ایک ادا سے کہہ کر کھلکھلائی تو وہ بھی ہنس دیا. بے شک. اور سناؤ کوئی گوری تو نہیں پسند کر لی؟ میری ایسی قسمت کہا. اس نے آہ بھری. ایکسکیوز می. مرجان آ کر میرا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. مرجان نے دور سے ہی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا. اس کے چہرے پہ بہت بڑی مسکراہٹ تھی. اس کی کھلکھلاہٹ مرجان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. نہ جانے کیوں لیکن وہ جیلس ہو گیا. وہ فوراً اس کی جانب بڑھا. اسماعیل یہ مرجان خان. اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جو اسماعیل نے اپنے نام بتاتے ہوئے مصافحہ کیا. مسٹر افندی کے بیٹے مرجان نے پوچھا. بالکل صحیح پہچانے آپ. آپ کا باپ اس سرکل میں جانا مانا نام تھا. مرجان میرے ہسبینڈ ہیں. واٹ؟ تم نے شادی کب کی؟ پچھلے ہفتے. تم میرے بغیر شادی کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو میری بیسٹی تھی. تم نے مجھے دھوکہ دے دیا. وہ اس پہ چڑھ دوڑا. حوصلہ کرو لڑکی. بس بہت جلدی میں ہوگا سب. فون پر ڈیٹیلز بتاؤں گی. ایون میں ریحا کو بھی نہیں بتا سکی. اس نے آخر میں اپنے بیسٹ فرینڈ کا بتایا. وہ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھتی تھی لیکن گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ UK کی سیٹل ہو گئی. مرجان کو آپ نے ہاتھ مسفٹ لگ رہا تھا اپنا آپ. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا.
पार्टी के इख्तिताम पर मिर्जान इसे घर के बजाय समंदर किनारे ले आया था। हम यहाँ क्यों आए हैं? घर रुकते ही इसने पूछा। मेरा दिल कर रहा था। वो गाड़ी से उतर गया तो वो भी उतर गई। रात गहरी हो रही थी। इधर इनके अलावा कोई मौजूद न था। तेज हवाओं के दरमियान लहरों का शोर था। वो साथ साथ चलने लगे। एक बात पूछूं? कुछ देर बाद मिर्जान ने इससे पूछा। पूछे। आपने जो सब कुछ फरहीन को बताया था वो सच था? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो किनारे के पास रुककर नीचे बैठ गई। जूते इसने उतार दिए थे लेकिन साड़ी के साथ चलना मुमकिन नहीं था। आपने कभी बताया नहीं? वो भी इसके साथ ही बैठ गया। इन दोनों चांद को देख रहे थे। आपने कभी पूछा ही नहीं? वो कंधे उचका गई। ये भी सही है। इन दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या करेंगी? वो खामोशी तोड़ता हुआ बोला। यहाँ से दूर चली जाऊंगी। वो कई लम्हे खामोश रहने के बाद बोली। कहाँ? शायद लाहौर। अपना शहर क्यों छोड़ना? इसने इसे देख कर जवाब थोड़ी सी झिझक कर मिट्टी में हाथ फेरते हुए कहा। यहाँ कोई भी अच्छी याद नहीं। मैं सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करना चाहती हूँ जहाँ मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। दूसरे शहर जाने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ आपकी बहन का सहारा है। इसने एक बार फिर कहा। मैं ना किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना चाहती हूँ, ना किसी को इजाज़त दूंगी कि मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दोबारा मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगे। उसामा भाई के दिए गए पैसे और कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसों के बाद मेरे पास इतनी रकम है कि मैं कई महीने आराम से गुजार लूँ। बाकी मैं यहाँ से जाते ही जॉब शुरू करूँगी। इसने जैसे समझते हुए सर हिलाया। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें। जी। लेट्स सपोज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द आए जैसे आपका शौहर और आपको कहे नॉवेल्स पढ़ना या लिखना छोड़ दे तो आप क्या छोड़ देंगी? इसके जहन में ये सवाल आया इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? लड़कों को अमूमन स्पोर्ट्स देखना पसंद होता है या कोई गेम खेलना या कोई भी पसंदीदा काम। अब लेट्स सपोज इसको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है और मैं इसे कहूँ कि वो छोड़ दे तो क्या वो छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरी सोच अलग है। मेरे नॉवेल्स पढ़ने या लिखने से मुझे कोई गुनाह नहीं मिलता, कोई नुकसान नहीं होते, तो मैं क्यों इसके कहने पे छोड़ूं सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर मना कर रहा है? कोई गुनाह का काम हो तो भी समझ आए। दूसरा, मेरे नज़दीक मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का होता है। बेशक मर्द का रुतबा ज़्यादा है लेकिन इस मामले में नहीं है। मैं इसे बगैर वजह के कहूँगी क्रिकेट देखना छोड़ दे, वो कहाँ का इंसाफ है? अपनी रूटीन में इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और इसका ज़रिया अपना पसंदीदा काम करना ही होता है। ये रिश्ता सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी मुसल्लत की जाए। इसने तफसीली जवाब दिया। चंद लम्हे वो खामोश रहा। लेकिन आजकल सबकी सोच ऐसी नहीं है। जो मैंने देखा है इसके हिसाब से आजकल लड़कियां इंतहाई बेवकूफ़ किस्म की हैं। मुझे यकीन नहीं आता आज के ज़माने में भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक चलने का मतलब ये नहीं कि अपना दिल मार दिया जाए। अगर शौहर नहीं समझता तो जिस तरीके से वो समझ सकता है इसे अपनाओ। अगर तुम्हारा पसंदीदा काम छुड़वा कर वो अपना पसंदीदा काम छोड़ता है तो ठीक, नहीं तो किसी के पीछे लगकर अपनी पसंद मार देना इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा। मैं तो कभी किसी मर्द की खातिर नॉवेल्स पढ़ना या लिखना नहीं छोड़ूंगी, ना मैं इसे कभी फोर्स करूंगी कि वो छोड़े। ज़िंदगी में और भी बहुत मामलात हैं जिनकी वजह से ज़हनी सुकून बर्बाद किया जाए। इतनी सी बात पर क्यों घर का माहौल ख़राब करना? और सिर्फ शौहर नहीं, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के पीछे लगकर न जाने क्या क्या कर जाती हैं। अजीब व गरीब किस्म के दावे। लड़के जो चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करते हैं, इनसे रिश्ता तक तो भेजा नहीं जाता। वो कहकर खामोश हो गई। मेरा ख्याल से आपके लिए इतना वर्स्टिंग काफ़ी है। मरजान ने हंस कर खड़े होते हुए अपनी पेन झाड़ी। बाय द वे, मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसने कहा और वो दोनों गाड़ी की जानिब बढ़ गए। ये इनकी शादी के तकरीबन 1.5 माह बाद की बात है जब मिराह को सिद्रा का मैसेज आया। आज वो लोग इनकी तरफ आ रहे थे। सिद्रा ने इसे ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि खाना घर का हो क्योंकि इसकी तबीयत कुछ नासाज थी। मिर्जान ऑफिस था, इसे नहीं मालूम था कि वो लोग आ रहे हैं। तकरीबन 5 बजे वो लोग आए। मिर्जान ऑफिस से लौटा तो इन लोगों को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। वो बहुत कम इसके घर आया करते थे। कुछ देर बाद मिराह ने खाना लगा दिया तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। वो नहीं आई आज। मिर्जान मुलाजमा को बुला रहा था जब मिराह ने बताया। तो ये सारा खाना? इसने नासमझी से पूछा। टेबल पर तकरीबन 4-5 डिशेस मौजूद थी जो देखने में ही होम मेड लग रही थी। तुम्हारी बेगम ने इतनी मेहनत से बनाया है, सिद्रा ने कहते हुए खाना शुरू किया। मिर्जान को झटका लगा। इसने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो इसे नहीं देख रही थी लेकिन इसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। वो नज़रअंदाज करके खाना खाती रही, साथ ही मछली को भी खिलाती रही।
मरजान ने नस से हटाकर खाना निकाला। खाना बहुत मज़ेदार था। वो तस्लीम के बगैर न रह सका, लेकिन खामोशी से खाता रहा। अलबत्ता जावियार और सिद्रा ने इसकी बहुत तारीफें की। मीठी के बाद चाय का दौर चला था। जावियार और मरजान एक तरफ बैठे थे जबकि सिद्रा के साथ बातें कर रही थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। मजीद घंटे बाद जावियार जा चुका था। सिद्रा और बच्चे इधर ही थे। जब सिद्रा ने रहने की बात की थी तब मीरा और मरजान की नज़रों का तबादला हुआ था। वो दोनों ही नज़रें चुरा गए। सिद्रा की वजह से इनको रूम शेयर करना पड़ा था। मीरा एक अक्लमंदी कर चुकी थी कि इसने अपना सारा सामान पहले ही मरजान के कमरे में रख दिया था। वो फ्रेश होकर बेड पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जब वो कमरे में आई। इसे देखकर मरजान को इसका झूठ याद आ गया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपको खाना बनाना नहीं आता? वो इसके सामने खड़ा होकर सीधा मुद्दे पर आया था। आपसे तुम और तुमसे आप तक का सफ़र वापस तय हो चुका था। मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसने सर्द महरी से कहा। वो एक राइटर थी, मुकाबिल की आंखों के बदले तासुरात पहचानना खूब जानती थी। आप हद से ज़्यादा रूड हैं। 3 लोगों के लिए वाकई चुप लग गई थी इसे। बेशक, जवाबन वो बेनियाजी से सर हिलाकर कंधे उचका गई। वो इसकी शक्ल देख कर रह गया। ये लड़की हर मामले में इसे लाजवाब करने का हुनर रखती थी। मैंने आपको काम वाली नहीं बनाना था। अगर आप रात के 1 बजे एक नहायत गहर अहम टॉपिक पर बहस क्यों कर रहे हैं? वो इसकी बात काट कर झुंझला कर बोली। आपके लिए गैर अहम होगा, मेरे लिए नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको याद करवा दूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल है कि हम एक दूसरे की ज़ातियात में टांग नहीं अड़ाएंगे। आप कौन है, क्या है, मेरा मसला नहीं है। इसलिए मुझे क्या आता है क्या नहीं आपका मसला नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। जवाबन बोलना तो वो भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बस सर हिला गया। इसके बाद के इख्तिताम पर मीरा का फ़ोन बजा था। इन दोनों की नज़र साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर गई जिस पर इस्माइल अफंदी कॉलिंग लिखा आ रहा था। जान के अंदर नए सिरे से गुस्सा भर गया, लेकिन वो बेबस था। वो अपने जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। इसने बस एक नज़र मीरा को देखा, फिर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। मरहा फ़ोन उठाई के टेरेस में जा चुकी थी। इसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा एरिया था जो गार्डन से थोड़ा ऊंचाई पर था। तकरीबन बेसमेंट बात करने के बाद वो वापस आई तो मरजान अभी तक जाग रहा था। वो शायद अपना कोई काम कर रहा था। मीरा ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम चली गई। वो ट्राउज़र और खुली सी टी शर्ट पहने हुई थी, लेकिन स्टोलर गले में डाल रखा था। अब एक नई सूरत इसकी मुंतज़िर थी। मरजान के कमरे में सोफ़े के बजाय रॉयल चेयर्स थीं और वो इन पर नहीं सो सकती थी। यानी कमरे के साथ साथ अब बेड भी शेयर करना था। आराम से सो जाए। इसकी आवाज़ पर वो खजल सी हुई। अपना कंफर्टर लेकर बेड पर दूसरी साइड पर आ गई। दुपट्टा उतारकर सरहाने पर रखा जबकि बाल जोड़े से आज़ाद किए। इसे बाल खोलकर सोने की आदत थी। वो लेट चुकी थी। तकरीबन 5 मिनट बाद ही इसकी मध्यम सांसें गूंज रही थीं। मरजान ने देखा इसके बाल सरहाने पर फैले हुए थे। इसके बाल भूरे रंग के और बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन केराटिन करवाया हुआ था। वो ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे। एकदम मरजान का दिल मिरहा के बाल छूने के लिए मच रहा था। अपनी ख्वाहिश पर लबई कहते इसने इसका बाल नरमी से अपनी हथेली से महसूस किया। वो रेशम के मानिंद मुलायम थे। इसने बेसाख्ता झुककर इसके बाल के करीब एक गहरी सांस ली और वो इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। भीनी भीनी सी खुशबू बहुत ही भली मालूम हो रही थी, लेकिन फिर अचानक इसने रुख मोड़ा और वो सटपटाकर होश में आया। अपनी हरकत पर बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह कहा, लेकिन वो इसकी हरकत देख लेती, यकीनन इसकी इज्जत का फलूदा कर देती। F16 वो बड़बड़ाता हुआ लेट गया और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लाइट्स वो पहले ही ऑफ कर चुका था। वो सुबह उठा तो वो बेड पे से गायब थी। इसने टाइम देखा तो पूरा 1 बज रहा था। आज संडे था, यानी इसका ऑफ। तभी वो देर तक सोता रहा। वो फ्रेश होने चला गया। जब वो बाथरूम से निकला तो मीरा कमरे में मौजूद थी। वो अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। यकदम ही मरजान को गुस्सा चढ़ा। आप मेरी अलमारी में क्या तलाश कर रही हैं? वो सख्ती से बोलता है इसके रूबरू आ गया। इसे शदीद नापसंद था कोई इसकी चीज़ों को हाथ लगाए, लेकिन इस बात से ज़्यादा शायद इसे कल रात की वजह से गुस्सा था। कल मैंने वक्ती तौर पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रख दी थी, वही ढूंढ रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी चीज़ें देखने का। इसका लहजा इसे नहायत नागवार गुजरा। तभी तड़फ अंदाज में बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज की है, कागज़ से बीवी हैं, कागज़ी ही बन के रहें। ज़्यादा मेरे सर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका बाजू थाम कर इतनी सख्ती से बोला कि इसे अपने हलक में आंसू का गोला महसूस हुआ। वो इसको जवाब देना चाहती थी, लेकिन इसकी नज़र सिजा पर पड़ी जो शिशिर खड़ी इन्हें देख ही रही थी। इसका रंग पीला पड़ चुका था। मरजान ने इसकी नज़रों का रुख देखा तो वो किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसने आंखें मीची। वो मुड़ा तो इसका डरावना ख्वाब जैसे हकीकत का रूप धार गया। जो लफ्ज़ तुम्हें अभी बोले हैं, इनमें कितनी हकीकत है? इसके अंदाज में बेयकीनी थी। काश वो अभी बोल दे कि वो झूठ बोल रहा था। अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो फ़ौरन इसके करीब गया, लेकिन इसने हाथ उठाकर वहीं रुकने का इशारा किया। इसके कदम रुक गए।
सच था या नहीं, इसका अंदाज में कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। इसने बेसाख्ता थूक निकला था, लेकिन सिद्रा ने इसकी अगली कोई बात नहीं सुनी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल सुर्ख कर दिया। वो साकित खड़ गया। थप्पड़ की तकलीफ चेहरे से ज्यादा दिल पर महसूस हुई थी। मेरा का दिल डूब कर उठा। शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए? बेटे की तरह पाला था मैंने। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम ये हरकत करोगे तो मैं कभी तुम्हें शादी के लिए फोर्स ना करती। टप आंसुओं के दरमियान वो बोली, आई एम सॉरी, सो सॉरी मीरा। वो कहती वापस पलटी, लेकिन धड़ाम से जमीन बोस हुई थी। साकित खड़े मरजान के वजूद ने फौरन हरकत की। इसने आगे बढ़कर जल्दी से इसे थामा। मेरा भागकर इन दोनों के करीब आई। आपी, मरजान ने इसे पुकारा जो सांस खींचने की कोशिश कर रही थी। आपी के बैग में इनहेलर होगा, फौरन लेकर आओ, इसने मीरा से कहा जो इसके हाथ से ला रही थी। वह दूसरे कमरे में भागी। मुराद सो रहा था, जबकि मशर फोन पर कोई पोइम देख रही थी। काउच पर इसका बैग पड़ा था। उसकी जानिब लपकी, सारा बैग उल्टा दिया। इनहेलर इधर मौजूद था। वो चंद सेकंड्स में लेकर वापस पहुंची। इनहेल करें। वो इनहेलर इनके मुंह के सामने करता कुछ गा रहा था। इसने चंद सांसें खींची तो वो कदर बेहतर हुई, लेकिन इसकी हालत अभी भी खराब थी। मरजान ने बगैर कुछ सोचे समझे इसे गोद में उठाया और बाहर लेकर भागा। मेरा भी इसके पीछे गई। इसने एहतियात से सिद्रा को पिछली सीट पर लिटाया। अब बच्चों के पास रुके। वो इसे हिदायत करते गाड़ी में बैठा और चंद से गाड़ी भगा ले गया। इसने रास्ते में ही जावियार को कॉल कर दी थी और उसे बुलाया। इसने इसे सब बता दिया था। इसकी नज़रों में अपने लिए मायूसी देखकर इसे मजीद शर्मिंदगी हो गई। कुछ वक्त बाद डॉक्टर इसकी हालत संभलने में कामयाब हो गए तो इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सिद्रा को शदीद एस्थमा अटैक हुआ था। हाँ, वो एस्थमा की मरीज थी, लेकिन इतना सुर अटैक इसे इतने अरसे बाद हुआ था। वो इससे मिलने गया था, लेकिन सिद्रा ने रुख मोड़ लिया। इसे लगा कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। इसने बात करने की भी कोशिश की, मगर सिद्रा ने कोई जवाब ना दिया। वो इसका माथा चूमती वहीं बैठ गया। वो रात तक इधर ही बैठा रहा। सिद्रा सो गई थी। मिरा और बच्चे घर अकेले थे, तभी जावियार ने इसको जबरदस्ती इसके पास भेजा था। वो पहले ही मिरा को इसकी खैरियत बता चुका था। जब वो घर पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। वो सीधा मिरा के कमरे में गया। तवक्के के एन मुताबिक वो वहीं मौजूद थी। अंदर कमरे का मंजर देखकर इसका दिल बेहद खुश और उदास हुआ। वो तीनों सो रहे थे। मिरा भी आराम से बेड पर नींद दराज थी। मुराद इसके सीने पर लेटा सो रहा था। शायद इसको सुलाते सुलाते मिरा की भी आंख लग गई। इसके साथ ही मिशर सो रही थी। वो मंजर भरपूर था और अधूरा भी। तीनों इसे बहुत क्यूट लगे, लेकिन आज एक माँ को कुछ हो जाता तो। वो सब सोचें झटकता बेड के करीब गया और नरमी से मुराद को अपनी गोद में लिया। आहिस्ता से थपकते इसने मिश्रा से थोड़ा फासले पर लिटा दिया और इसकी साइड पर 2 तकिए रखिए। फिर झुककर इन दोनों का माथा चूमा। अब वो मीरा की जानिब आया, इसका कंधा हिलाया। वो इसे आराम से लेटने का कहकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आते ही वो सीधा बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। इसका सिर दर्द से फट रहा था। चंद लम्हों बाद अपने कमरे का दरवाजा खुलता महसूस हुआ। जो आखिरी तवक्को कर रहा था वो इस वक्त मिरा किसी कमरे में मौजूद की थी। वो इसी तरह लेटा रहा, लेकिन मिरा को अंदाजा था वो जाग रहा है। सिद्रा आपी कैसी हैं अब? इसने दरवाजे से खड़े सवाल किया। कमरे में नीम अंधेरा था। बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। देखिए, मैं मुंह दी वो मध्यम आवाज में बड़बड़ाया। और आप? चंद लम्हों बाद इसने पूछा। वो सवाल में झिझक महसूस कर सकता था। जिंदा हूँ। आपको कुछ चाहिए? इसका दिल क्या है वो कह दे हाँ तुम, लेकिन जब बोला तो बिल्कुल उलट। अगर वाकई कुछ करना चाहती हो तो खामोशी से मेरा सर दबा दे। लिटरली मेरा सर इस वक्त दर्द से फट रहा है। इसे मालूम था वो वहां से चली जाएगी, लेकिन इसे हैरत का झटका तब लगा जब वो इसके पास आकर बैठी। फिर नरम मुलायम उंगलियों का लम्स अपने बालों पर महसूस हुआ। वो नरमी से इसका सर दबा रही थी। मरजान ने सर सरहाने से उठाकर इसकी गोद में रख लिया। वो सटपटाकर सिमट गई। वो कुछ ज्यादा ही फैल रहा था, लेकिन वो खामोश रही। इस सारे मामले में कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार थी। इसका गिल्ट इसे बेचैन कर रहा था। आपने खाना खाया? 10 मिनट गुजरे थे जब इसने अचानक पूछा। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया? तंज लगा, बहुत जोर का था, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। खाना गर्म कर रही हूँ, आकर खा लें। वो तेजी से बोलती उठी और फौरन बाहर निकल गई। मरजान ने सुर्ख नजरों से इसकी पुश्त को घूरा। बीवी ना होकर भी बीवियों वाले ना खाए हैं। वो बड़बड़ाता हुआ उठकर किचन में चला गया। मिरा ने खाना लगाया तो वो बैठकर खाने लगा। खाना देखकर इसकी भूख चमक उठी। इसे याद आया इसने नाश्ता भी नहीं किया था। जब तक वो खाने से फारिग हुआ वो चाय बना चुकी थी। मिरा ने इसकी चाय के साथ एक पेन किलर इसकी प्लेट में रखी और अपनी चाय लेकर कमरे में जाने लगी। थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो? वो ये फरमाइश थी। मिरा का दिल एक बार फिर डूबा।
सिर्फ इसी बात से वो डर रही थी। प्लीज़ इसकी एक और पुकार पर वो ठहर गई। छत पर चलते हैं, मरजान ने कहा और छत की सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। मरजान एक बार बच्चों को चेक करता इसके पीछे चला गया। मौसम बहुत खुशगवार था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली थी। छत के एक जानिब शेड लगा कर 2 चेयर्स और छोटा सा टेबल रखा था। वो दोनों चेयर्स पर बैठे चाय पी रहे थे। खामोशी इनके दरमियान गुफ्तगू कर रही थी। मिरहा बार बार अपने बाल कान के पीछे कर रही थी, जो हवा की वजह से चेहरे पर आ जाते। वो खामोश बैठा कब खुद देख रहा था और वो इसे। मजीद चंद लम्हे खामोशी के गुजर गए। इसने नजरें हटा ली। वो बीमार है। एक तमील खामोशी के बाद वो बोला। मिरहा ने ना समझी से इसे देखा, लेकिन वो इसे नहीं देख रहा था। अब वो ठीक है, इसने हौसला देने के लिए कहा, लेकिन वो नफी में सर हिला गया। इनको ब्रेस्ट कैंसर है। मिरहा का दिल धक से रह गया। इसे लगा शायद वो इसे गलत सुन लिया है या कुछ और है। वो कप के ऊपर दायरे में उंगली फेर रहा था। जब मुझे पता चला इनको कैंसर है, मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई है। वो दिन बहुत तकलीफ देते। हमारी खुशकिस्मती कि हमें पहले स्टेज में ही कैंसर का मालूम हो गया। डॉक्टर ने फौरन सर्जरी का कहा था, लेकिन वो सर्जरी करवाने पर राजी ना थी। वो डिप्रेशन की मरीजा बन गई थी। इन्हें बस हम सबकी फिक्र थी, खास तौर पे मेरी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो ताकि वो मेरी तरह से बेफिक्र हो जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ इस शर्त पर राजी हुआ था कि वो सर्जरी करवाए और खुद मेरे लिए लड़की ढूंढ कर मेरी शादी करवाए। बहुत मुश्किलों से ही, लेकिन मैं इनको कामयाबी से राजी कर चुका था। वो बोलता जा रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। बादलों की गर्ज सब कुछ जैसे गायब हो चुका था। तकरीबन 5-6 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई और गिल्टीन निकाल ली गई। इसके बाद कीमियो का प्रोसेस होता रहा, जो अभी तक चल रहा है। हर महीने खास तौर पर इनके प्रॉपर चेकअप होते हैं, लेकिन एक अरसे बाद ऐसा धड़का लगा कि कहीं बार कैंसर फैल ना जाए। हमने बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजारा है। वो दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, साथ में काम हैंडल करना बहुत मुश्किल था। मैं इन्हें किसी किस्म का टेंशन नहीं देना चाहता। आज जब इतने अरसे बाद इनका अस्थमा अटैक हुआ, तो मुझे फिर से लगा मैं इन्हें खोने लगा हूँ। इन्होंने मेरे लिए मुझसे बात नहीं की। मैं जानता इनको हर्ट हुआ होगा। मैं उनको हर्ट होने से बचाना चाहता था, इनको ही नहीं, तुम्हें भी। इसकी आखिरी बात पर इसने नजरें उठाकर इसे देखा। वो इसे ही देख रहा था। चंद लम्हे लिए सुरमई आंखें बुरी आंखें से मिली। मिर्जान की नजरों में ऐसा कुछ था कि इसका दिल बहुत जोर से धड़का। अपनी तेज धड़कनें सुनकर वो घबराई। वो आपकी बहन है, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगी। आप माफी, इसके अल्फाज रुक गए। मरजान ने इसका हाथ थामा। वो मेरी बहन है, मुझे मालूम है वो मुझे माफ कर देंगी, लेकिन क्या तुम मुझे माफ करोगी? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। तुम इतनी मुश्किल में थी। कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन रखकर मैंने तुम्हारे सिचुएशन का फायदा उठाया। वो इसकी हाथ की पुष्प पर नरमी से अंगूठा फेरता नरमी से कह रहा था। इसने खींचना चाहा, लेकिन मरजान ने गिरफ्त मजबूत कर दी। मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नहीं, मेरी गलती थी। एकदम बिजली कड़की, बारिश की तेज बौछारें हर चीज को भिगोने लगी। मरजान ने झुककर मेरा के हाथ को लबों से छुआ। इसने फौरन हाथ खींच लिया और खड़ी हो गई। मेरा क्या हम? नहीं, इसे मालूम था वो क्या कहने जा रही थी। फौरन इसे इनकार करती वो वहां से निकल गई, लेकिन इसके कदम भी साख्ता रुके, क्योंकि इसके मुकाबले आ खड़ा था। क्यों? वो इसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। बारिश इन दोनों को भिगोने लगी। राहत बहुत हो गई, अब सो जाना चाहिए। वो नजर चुराकर इसके पहलुओं में से गुजरने लगी, लेकिन मरजान ने इसकी कलाई थाम दी। तो मुझे भूलने का मौका भी नहीं दोगी? आप कुछ भी बोलकर मेरा इकरार में नहीं बदल सकते। इसके बाद इसकी गर्दन से चिपक चुके थे। तूफानी बारिश में वो एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। एक अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था, जबकि दूसरा सुनना तक नहीं चाहता था। क्यों? तुम्हें वो इस्माइल पसंद है? इसने चुपते हुए लहजे में पूछा। फॉर गॉड सेक, है या नहीं? आपका सर दर्द नहीं है? मेरा मरजान, खुदा का वास्ता है, मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा ना करें। इसकी बात में मरजान की गिरफ्त इसकी कलाई पर ढीली पड़ी थी। वो वहां से भागने वाले अंदाज में निकली थी। क्या वो वाकई इसकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा था? बारिश में भीगते बस एक यही सवाल था जो बार बार इसके जहन में गूंज रहा था। सिद्रा डिस्चार्ज हो चुकी थी, तभी जावियार बच्चों को लेने आया था। वो भी जावियार के साथ ही चली गई। जब वो कमरे से निकली तो मरजान के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने मैसेज पर इसे जाने की इत्तला दी। तकरीबन आधे घंटे पहले वो सिद्रा के घर आई थी। सिद्रा बहुत बेहतर थी। जावियार भी अभी उठकर गया था, बच्चे भी इसी के साथ थे। मौका देखकर सिद्रा ने इससे बात शुरू की। मेरा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मालूम नहीं था वो ऐसा करेगा। वो इसका हाथ थाम कर बोली। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के रूबरू बैठे हुए थे। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ।
मिरहा ने इसके हाथ के ऊपर हाथ रखा। इसने तुम्हें कुछ और तो नहीं कहा हुआ? इसने एहतियातन पूछा था। वो जानती थी इस वक्त मिरहा कितनी मुसीबतों में फंसी हुई थी, तभी इसने इसको बताए बगैर कॉन्ट्रैक्ट की हामी भर ली। इसे मिरहा से कोई शिकवा न था। नहीं, इन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप भी इन्हें माफ़ कर दें। मिरहा ने इसे कायल करना चाहा। इसे नहीं मालूम था वो मरजान की साइड क्यों ले रही है। मैं इसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन पहले इसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इनके दरमियान खामोशी हायल हो गई। अचानक याद आने पर वो बोली, आपने कभी अपनी बीमारी का बताया क्यों नहीं? क्या बताती? इस एक वक्त आने पर मुझे इतनी बुरी तरह इस दुनिया से मसरूफ़पन महसूस होता है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। हालांकि ज़ावियार बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा वक्त था। खैर, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। बीमारी का टॉपिक बहुत तकलीफ दे था, तभी मिरहा ने इसे टोका नहीं। जी, मैं तुम्हें हरगिज़ फोर्स नहीं करूँगी कि तुम इसके साथ रहो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। ये मत समझना मैं मरजान की बहन होने की हैसियत से ये कह रही हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो एक लम्हे के लिए रुकी। क्या तुम दोनों के दरमियान इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम लोग अपने रिश्ते को एक और मौका दे सको? इसकी बात पर वो खामोश हो गई। मरजान को तो वो बहुत धड़ल्ले से इनकार कर आई थी। आपसे पहले मरजान भी ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकार वाली बात वो छुपा गई। सिद्रा को उम्मीद नहीं थी मरजान से इससे खुशगवार हैरत हुई। वाकई मरजान ने तुमसे पूछा? वो इसे कंफर्म करना चाहती थी। वो इस बात में सर हिला गई। आपको मालूम है मुझे कितने ट्रस्ट इश्यूज हैं। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए हैं, कोई भी मर्द कहलाने के लायक नहीं था। पहले मेरे अब्बा, जिसने कभी मुझे बेटी ही ना समझा। फिर मुनीब, जो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सका। फिर हमजा, जिसने सिर्फ मेरे पर हवास पर नज़र रखी। और इस सब के बावजूद वो जब भी मौका चाहती तो कोई मर्द मेरे मुहाफिज बने। तब मरजान ने मेरी शादी कर दी, मुझसे रिश्ते का यकीन उठाया, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं समझ पा रही। मेरा मर्द ज़ात से ही यकीन उठ चुका है, और अब वो यकदम कैसे बदल सकते हैं? यकीनन अब वो मेरे बारे में जानकर मुझसे मुतासिर हुए हैं, वरना पहले तो मैं इन्हें किसी काबिल ही नहीं लगती थी। मैं किसी ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती जो मुझे मेरी कामयाबियों की वजह से अपनाए। मुझे लगता है अकेले ज़िंदगी गुजारने में ही मेरी बेहतरी है। वो तल्खी से बोला चाहते हुए भी इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी पल मरजान कमरे में दाखिल हुआ। वो रुख मोड़कर आंसू साफ कर गई। वो सीधा सिद्रा के सामने आकर बैठा था। मिरहा वहां से उठकर निकल गई। इन दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं रोकने की कोशिश की। माफ़ी नहीं मिलेगी? इसने आस भरे अंदाज में पूछा। नहीं, इसके अंदाज में पहले वाली खफकी नहीं थी। इसने जवाब दे दिया था। इसका मतलब इसकी खफकी कुछ कम हो चुकी थी। सॉरी, मैं तब मानूंगी जब तुम मिरहा को मनाओगे। इसने शर्त सामने रखी। ये गलत है। आपको अंदाजा है कल से मुझे कितना तेज बुखार है? इसने इसके दोनों हाथ थामे। इसे मालूम था ये वाला तीर निशाने पे लगना था। वो लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाने में माहिर था। कैसे हुआ बुखार? वो फौरन फिक्रमंद होती इसका माथा और गर्दन चेक करने लगी, जो अभी भी तेज गर्म था। बारिश में नहाने की वजह से वो इसकी गोद में सर रख चुका था। तुम्हें क्या सूझी आधी रात की बारिश में नहाने की? इसने मरजान के सर पे हल्का सा थप्पड़ रसीद किया था। वो चाहकर भी नहीं इसे नाराज नहीं हो पाती थी। वो जब भी नाराज होती थी वो ऐसे ही बच्चा बन जाता था। वो जो एक अदद नहायत संगदिल, खड़ूस और जज्बात से आरी लड़की है, आपने मेरे लिए पसंद की थी। इसे मनाने के चक्कर में मैं भीग गया और फिर बुखार हो गया। तुमने दवाई क्यों नहीं ली? और खबरदार जो मिरहा को कुछ कहा। वो तनबीह करते बोली। कोई देने वाला था ही नहीं। इसने मासूमियत तारी करते हुए कहा। हाँ, तुम तो बच्चे हो ना? इसने तंज किया तो वो ठिठाई से मुस्कुरा दिया। मैंने आपकी मिरहा की सारी बातें सुनी थी। इसकी मुस्कुराहट संजीदगी में बदल चुकी थी। शर्म तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। इसने कोई दो राय नहीं थी कि वो नहायत ठीक था। तुमने सबके साथ ही बहुत गलत किया। मैं नहीं जानता था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। आपको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसको गलतफहमी है। मुझे वो पहले ही अपने निडर अंदाज और साफ गोई की वजह से बहुत पसंद आई थी। तुम्हें इसका यकीन जीतना पड़ेगा। पहले प्यार से हैंडल करना, मान जाएगी। इसने बालों में हाथ फेरा। वो प्यार से हैंडल होने वाली चीज़ नहीं। मुझे देखकर तो स्पेशल फूल बरसाते हैं इसके मुंह से। वो ये सिर्फ सोच ही सका। अभी वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि कुछ बोलता। अगर तुम्हें वाकई शादी से मसला था तो तुम्हें मुझसे साफ साफ बात करनी चाहिए थी। आप जानती तो हैं हम किस चीज़ से गुजरे हुए हैं। जब अपनी माँ ही बेवफाई कर जाए तो शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं आता। वो तल्खी से बोला। मरजान, हर औरत हमारी माँ जैसी नहीं होती, और मिरहा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है मिरहा वैसी नहीं है, लेकिन मैं कैसे यकदम किसी पर एतबार कर लेता? आपको हर्ट करना चाहता था ना शादी? मुझे लगा
यही मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वो उठकर इसके सामने बैठ गया। खैर, जो होना था वो हो गया, जल्द से जल्द इसे मना लेना। तुम दोनों का ही एक ही मसला है, मुझे यकीन है देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों इस रिश्ते को चलाने में कामयाब हो जाओगे। एफर्ट्स करो, इसका यकीन जीतो, इसको कंफर्टेबल करो। इसने इसे हिदायत दी तो वो सर हिला गया। अब कुछ खिला दें, आपकी पसंद की लड़की ने मेरे से नाश्ता भी नहीं पूछा। ये तुम मुझे तंज करना बंद करो, अच्छा? वो दोनों लड़ते झगड़ते कमरे से बाहर निकल रहे थे।